नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर 8वें वेतन आयोग से उनकी सैलरी और पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन इसके बीच एक और बड़ा सवाल उठ रहा है और वो सवाल है सरकारी बैंकों से रिटायर कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन का। अब क्या है पूरा मामला जो संसद में भी उठ गया है, इसकी करेंगे पड़ताल। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण शर्मा सर। आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। तो आज के शो में सबसे पहले बात कर लेंगे 8वें वेतन आयोग की, इसके बाद जो है चर्चा करेंगे नोमुरा की रिपोर्ट की और अंतिम में चर्चा करेंगे कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया की। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा तेज हो रही है और केंद्रीय कर्मचारियों में सैलरी और पेंशन बढ़ाने की जो है उम्मीद वो भी बढ़ रही है, लेकिन सरकारी बैंकों से रिटायर कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन वाला मामला क्या है, प्रवीण सर से समझने की कोशिश करते हैं। सर, ये नया मामला क्या है? संसद तक जो है आवाज़ गूंज गई है, वहाँ से क्या सरकार की तरफ से पक्ष आया है? सब चीज़ जो है बड़े आसान भाषा में समझाइए। देखिए, 8वें वेतन आयोग में जो सैलरी रिवीजन है और उसके साथ ही पेंशन के रिवीजन है, सबकी चर्चाएं तेज हैं। 2 बार कर्मचारी संगठनों की NCJCM की बैठक हो गई है, जहाँ पे कि जो मेमोरेंडम जो जाएगा, एक कंबाइंड मेमोरेंडम, उसकी रूपरेखा क्या रहेगी, उस सब पे चर्चा चल रही है। लेकिन अब एक बड़ी डिमांड इस बात को लेके आ रही है कि साहब, जब सारे जो जितना सरकारी क्षेत्र का कर्मचारी है, सरकारी सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, उनकी जब आप सैलरी बढ़ा रहे हैं, उनके पेंशन रिवीजन को भी सरकार ने ये कहा था संसद में भी कि जब 8वें वेतन आयोग की सैलरी रिवीजन होंगी तो उसी तर्ज पर उनकी पेंशन्स भी रिवाइज होंगी, क्योंकि तब पेंशनर्स की सैलरी रिवाइज होगी कि नहीं, इसको लेके सवाल जब TUR आया था उसमें बार बार उठाए गए थे। अब सवाल एक बड़ा ये उठ रहा है विशाल कि साहब, इन सब की जब सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की बात आ रही है, तो जो बैंकों के, जो सरकारी बैंकों के जो कर्मचारी हैं, उनकी पेंशन का रिवीजन का क्या होगा, उसमें बढ़ोतरी क्यों नहीं होनी चाहिए और उसमें बढ़ोतरी की ये मांग की जा रही है। इसकी एक बड़ी वजह ये है कि जो सरकारी सेक्टर के जो बैंक्स हैं, उनके जो कर्मचारी हैं, उनकी पेंशन्स में पिछले 30 साल में कोई रिवीजन विशाल नहीं हुआ है। तो इसको लेके अब ये मामला जो है वो तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। चलिए, तो अब संसद में किसने जो है सवाल उठाया तो वही बता देते हैं। लोकसभा में जो है सांसद कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, उन्होंने ये जो है मुद्दा उठाया था। उन्होंने पूछा था कि जब कुछ जो है वित्तीय संस्थानों में पेंशन बढ़ाई गई है तो सरकारी बैंकों में क्यों नहीं बढ़नी चाहिए। इसी को लेकर जो है ये मुद्दा जो है गरमाता हुआ नजर आया, लेकिन सरकार ने जो है क्या जवाब दिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में बताया कि सरकार ने कहा कि फिलहाल बैंक पेंशन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, आगे जो है देखने को मिलेगा। सर, क्या इसी कहानी को जो है हम लोग जो कुछ दिन पहले ही जो सेंट्रल में बात कर रहे थे सर कि PSUs के कर्मचारियों को लेकर जो मुद्दा उठ रहा था, क्या उससे इसको जोड़कर देखा जा सकता है या नहीं? तकरीबन उसी तर्ज का मामला है और यहाँ असल में ये डिमांड मजबूत ज़्यादा होती हुई दिखाई इसलिए दे रही है क्योंकि हाल में ही सरकार ने RBI और नाबार्ड दोनों की जो है पेंशन रिवीजन का फैसला किया था। RBI के जो कर्मचारी हैं, उनके बेसिक पेंशन और जो डियरनेस रिलीफ है, उसमें हाल में ही 10% का इजाफा हुआ और ये जो है 1 नवंबर 2022 से जो पहले रिटायर हुए थे उनके लिए ये बढ़ोतरी हुई। इसी तरह नाबार्ड के जो 1 नवंबर 2012 और 1 नवंबर 2017 से पहले के जो रिटायर हुए हैं, उन कर्मचारियों के लिए जो बेसिक पेंशन है उसमें रिवीजन या उसमें बढ़ोतरी के फैसले हुए। लेकिन यहाँ पे 1 नवंबर 2022 से पहले जो रिटायर हुए हैं उनके लिए कोई फैसला नहीं किया गया। तो नाबार्ड और जो RBI का जो फैसला हुआ है, उसके बाद सरकारी बैंकों के कर्मचारियों ने डिमांड उठा दी कि साहब, जब आप एक क्षेत्र के, जो कि सरकार के ही एक हिस्सा है, एक तरह से आप उनको कह सकते हैं, उनके जब पेंशन में आप बढ़ोतरी का जब फैसला कर रहे हैं, पेंशन बढ़ा रहे हैं, तो बाकी के जो सरकारी क्षेत्र के जो बैंक हैं, उनके कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोतरी में सरकार को क्या दिक्कत है। तो बैंक रिटायर्ड कर्मचारी क्यों नाराज़ हैं? जैसा कि सर ने बताया कि जो है 30 साल से कोई जो है बदलाव नहीं हुआ है, कर्मचारियों की सैलरी बढ़ती रही लेकिन पेंशन नहीं बढ़ा। दूसरे सेक्टर में जो है समय समय पर जो है पेंशन में संशोधन होता रहता है, लेकिन इस सेक्टर को जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है। अब जब
पेंशन की बात हो रही है तो बैंक कर्मचारियों की पेंशन जो है किन नियमों से तय होती है ये भी बता देते हैं। स्टेट बैंक ऑफ जो इंडिया के कर्मचारियों की जो पेंशन है वो SBI एम्प्लॉयज पेंशन फंड रेगुलेशन 2014 के तहत तय होती है। और राष्ट्रीयकृत बैंकों की जो पेंशन है वो बैंक एम्प्लॉयज पेंशन रेगुलेशन 1995 के तहत तय होती है। इन नियमों में जो है बेसिक पेंशन संशोधन का प्रावधान नहीं है। चलिए ये तो बात हो गई सर। यही मसला बड़ा है जी कि दरअसल जो दोनों रेगुलेशन है, एक SBI के एम्प्लॉयज़ की जो पेंशन रेगुलेशन 1995 है और 2014 है, एम्प्लॉयज पेंशन फंड रेगुलेशन 2014 है, और जो बाकी के बैंक हैं उनके 1995 के तहत रेगुलेट होती है। लेकिन दोनों ही जो रेगुलेशंस हैं इसमें कहीं भी पेंशन रिवीजन का जिक्र असल में इन प्रावधानों में नहीं है, और सरकार को यहीं से फिर वो मौका मिल जाता है कि सर कि साहब आपके जो रेगुलेशन है पेंशन रिवीजन की, उसमें ही जब रिवीजन का कोई प्रावधान नहीं है तो हम किस तरह से इसमें रिवाइज करें। इसीलिए सरकार ने इस बात को लेके इनकार किया कि जो सरकारी क्षेत्र के जो बैंक हैं, PSBs हैं, उसके कर्मचारियों की पेंशन रिवीजन का कोई प्रस्ताव सरकार के पास अभी विचाराधीन नहीं है। सरकार ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने कहा कि हम इनकी पेंशन्स में साल में 2 बार जो बढ़ोतरी है, जो डियरनेस रिलीफ है, उसके जरिए हम इसको करते हैं, और इस तरह से जो इन्फ्लेशन है उसको आपकी पेंशन में एडजस्ट किया जाता है। तो ये सरकार का एक यहाँ पे महत्वपूर्ण जवाब रहा है। लेकिन सर सारी बातों का लबो-लुआब अगर हम लोग देखें सर, लगातार जो हम लोग जो है मनी सेंट्रल में इस बात को उठाते रहते हैं, इस बार लगता है कि छोटी छोटी बातों को भी जो है बहुत जो है बारीकी से जो है सरकार के पास जो है वो लाया जा रहा है प्रश्नों को, और कोशिश की जा रही है कि जो पहले जितनी त्रुटियाँ थीं उनको इस बार जो है 8वें वेतन आयोग में जो उसको दुरुस्त कर लिया जाए। देखिए, सरकारी कर्मचारियों के 2 तबके यहाँ से समझ में आते हैं। जब 8वां वेतन आयोग आ रहा है और जब पेंशन को लेके इतना बवाल एक तरह से मैं कहूँगा कि कटा हुआ है, 2 तरह के तबके यहाँ पे नज़र आते हैं। एक तबका है जो सरकार के कोर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ठीक है। एक है जो सरकार के शुरू किए गए उपक्रमों का हिस्सा है, जिसमें आपके CPSEs भी आ गए और जिसमें आ गए आपके PSUs, बैंक्स आ गए। तो ये 2 कैटेगरी आ गए। अब सरकार ने क्या किया कि आप जो CPSEs हैं और PSBs हैं या सरकारी बैंक हैं, इनको सरकार ने क्या दिया, चूंकि साहब आपका जो परफॉर्मेंस है, आपके मुनाफे कमाने की हैसियत, आपका जो वित्तीय परफॉर्मेंस है, आपका निजी परफॉर्मेंस है, इन तमाम चीज़ों पे आपका डिपेंड करता है, आपके सालाना इंक्रीमेंट उस हिसाब से होती है, इसलिए आपको 8वें वेतन आयोग का हम हिस्सा नहीं मान सकते। तो ये एक तरह से सरकार ने 2 कैटेगरी यहाँ पे डिफाइन की है, जहाँ पे कि सरकारी कर्मचारी अलग हैं और CPSE और PSB के कर्मचारी यहाँ पे अलग दिखाई देते हैं। और पेंशन और सैलरी दोनों को उसी हिसाब से फिर सरकार यहाँ पे गवर्न कर रही है। चलिए सर, तो अब लेटेस्ट अपडेट क्या है सर, वो भी 1-2 लाइन में आप समझा दीजिए। क्या कुछ मीटिंग हुई है NCJCM की सरकार से, या NCJCM की जो है 8वें वेतन आयोग से? बिल्कुल, NCJCM की बैठक हुई थी पिछले हफ्ते के आखिर में, और तब हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था किन महत्वपूर्ण बातों पे वहाँ फैसला हुआ है, क्या कोई एक राय चीज़ों पे हुई है, उसके अपडेट आते हैं तो फिर वो हम लेकर जरूर आएंगे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन्स का असर जो है अब ग्लोबल मार्केट्स के साथ साथ जो है भारतीय शेयर बाजार के आउटलुक पर भी जो है दिखने लगा है। कई बड़े ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस ने भारत के इक्विटी मार्केट को लेकर जो है अपने अनुमान में बदलाव किया है और निफ्टी के टारगेट को कम कर दिया। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, एनर्जी इंपोर्ट पर भारत की निर्भरता और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज को देखते हुए ब्रोकरेज जो हैं अब थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। ग्लोबल ब्रोकरेज नोमुरा और सिटी ने जो है मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारतीय बाजार के टारगेट जो हैं वो कम कर दिए हैं। अब चूंकि मामला जो है बाजार से जुड़ा हुआ है, क्यों सर, क्यों घटता जा रहा है हमारा वेटेज, और जो है मामला क्या है? नहीं, देखिए, मिडिल ईस्ट की क्राइसिस ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया भर के बाज़ारों को हिला रखा है। भारत पर इम्पैक्ट पूरी की पूरी एक तरह से कहें कि इकॉनमी पर पड़ सकता है, इसका खतरा जो है और इसकी आशंका और इसको की वार्निंग जो है वो S&P जैसा रेटिंग जो संस्थान है वो भी दे चुके हैं। और अब पिछले अगर आप कुछ वक्त से देखेंगे तो लगातार मार्केट में एक तेज़ जो है हमने क्रैश हर दिन देखा है। आज हालांकि बाज़ार में विशाल रिवाइवल होता हुआ दिखाई दिया। ऑल ऑफ सडन मार्केट में जो है
टर्न एकदम पूरा 2:16 के आसपास सर, अभी जस्ट मैं मार्केट का लाइव करके ही आया हूँ। और उस समय जब देखा जाए तो 2:16 तक के आसपास जो है बाजार एकदम मतलब समझिए कि एकदम ठहरा हुआ था। लेकिन अचानक जब खबरें आई हैं कि जो है, आपसे बेहतर कौन समझाएगा, डेटा 2-3 डेटा आए हैं, वो एक तो WPI के डेटा आए हैं और दूसरा आया है इम्पोर्ट वाला शायद ना सर। तो उस मामले को लेकर जो है बाजार ने अच्छे खासा रिटर्न दिया है, अच्छी खासी तेज़ी दिखाई है। हालांकि मार्केट एक्सपर्ट्स इसको कह रहे हैं कि ये अभी भी जो है शॉर्ट कवरिंग है, इस पर भरोसा मत करिए। हालांकि कुछ जो है ईरान की तरफ से अच्छी खबरें ये आ रही हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो तमाम देशों के लिए खोल दिया गया है, रिस्पेक्टिव ऑफ की बस अमेरिका और इजराइल को छोड़ दिया जाए तो तमाम जितने जो देश हैं उनकी शिप्स आ रहे हैं। तो क्या इन्हीं सब डेवलपमेंट की वजह से मार्केट में रैली देखने को मिली या कोई और वजह है? नहीं विशाल, मुझे आज की बाजार की रैली दरअसल समझ में नहीं आई कि किस वजह से एक्चुअल में मार्केट में रैली आई। ठीक है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की बात है वो दरअसल कोई पक्की बात है नहीं। इसमें कोई कॉन्क्रीट चीज़ नहीं है, क्योंकि उसके दो फैक्टर हैं, दो बड़ी चीज़ें हैं जो इस बात को पुख्ता करते हैं कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी खुला नहीं है। पहली चीज़ ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने पूरे अपने एलाइज को ये बोला कि साहब आप सब अपने अपने जहाज़ लेकर वहाँ पहुँचिए और इस पूरे रूट को एक सिक्योरिटी आप प्रोवाइड कराइए ताकि जो शिपिंग लाइन्स हैं वो सिक्योर हो सके और वहाँ पे किसी तरह का अवरोध ना रहे, जहाज़ आ जा सके। तो एक तो बात ये जो ये कहती है कि ब्लॉकेड जो है वो खुला नहीं है। दूसरी बात ये है कि भारत के विदेश मंत्री ने ये कहा है कि जो हमारे 2 जहाज़ निकल कर वहाँ से आए, एक आपका शिवालिक और एक अलकनंदा, ये 2 जहाज़ जो आए उसको लेकर उन्होंने कहा कि जो हमारी बातचीत हुई उसका ये परिणाम है, इस वजह से ये हमको थोड़ी सफलता मिली है और बातचीत आगे भी जारी रहेगी। इसका मतलब ये है कि जो उनकी अब्बास अरगची के साथ जो ईरान के विदेश मंत्री है उससे बात हुई है, उसमें किसी तरह का ऑल आउट या पूरी तरह से आपको आपके भारत के जहाज़ों को निकलने की इजाज़त नहीं है। सरकारी सूत्र जो हैं वो अभी ताज़ा तरीन जो खबर है वो ये बताती है कि सरकारी सूत्र ये कह रहे हैं कि सरकार जो है वो केस बाय केस या वेसल बाय वेसल आधार पर चीज़ों को तय करना चाहती है। जब कोई जहाज़ वहाँ होगा तो उसको निकालने के लिए सरकार उसके लिए बात करेगी। ऐसा नहीं है कि ऑल आउट सारे जो वेसल्स या फ्लीट वहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अटके हैं उन सब के लिए सरकार करेगी। LPG या जो केस बाय केस जो बात होती है उस तरह से सरकार करना चाहती है। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ना खुला है, केवल जो चाइनीज़ शिप्स हैं उनके लिए। और ईरान ने भी बार बार कहा कि साहब जो देश युआन में भुगतान करेंगे हम उनके जहाज़ों को निकलने की इजाज़त दे सकते हैं। तो ये अभी सिचुएशन बहुत डाइसी है। सिचुएशन अभी उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कूल ऑफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सर जिस अपील की आप बात कर रहे थे कि ट्रम्प साहब करते हुए नज़र आ रहे हैं कि सब लोग एकजुट हो जाइए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम लोग छुड़ाते हैं, क्लियर करते हैं ताकि सभी चीज़ें जो हैं बैक टू नॉर्मल हो जाए। लेकिन ताज़ा अपडेट ये है कि सर कि चाइना, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया, ब्रिटेन, इन्होंने मना कर दिया, कहा कि नहीं हम तो आपके साथ जो है आगे नहीं आएंगे। बिल्कुल, एलाइज जो है वो इस डर रहे हैं क्या सर कि हम भी झूठ मूठ का जो है युद्ध में फंस जाएंगे? भारत ने भी इस बात से मना किया कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज़ों को निकालने के लिए भारत ने अमेरिका से कोई बात नहीं की। ऐसी खबरें आई थी कि भारत अमेरिका से बात कर रहा है कि साहब आप एक सिक्योर जो पैसेज है वो क्रिएट कराएं जिससे कि भारतीय जहाज़ भी वहाँ से निकल सकें, क्योंकि भारत के सामने LPG का संकट बहुत बड़ा संकट एकदम आके खड़ा हो गया। तो लेकिन सरकार ने साफ तौर पर मना किया। सरकार किसी भी तरह से इस वक्त जितना मैं समझ पा रहा हूँ अमेरिका के साथ अलाइंड होती हुई नहीं खुद को दिखाना चाहती। सरकार नहीं चाहती कि ईरान को इन चीज़ों का बुरा लगे कि साहब आप उनके साथ खड़े हमसे बात कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम आपके जहाज़ों को निकलने की परमिशन दें। तो इस वक्त सरकार और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि भारत और ईरान पुराने अच्छे दोस्त हैं। तो खैर ये सब चीज़ें हैं, लेकिन कुल मिला के मार्केट के लिए हालात अभी खराब ही विशाल दिखाई देते हैं जब तक लड़ाई पूरी तरह से रुकने का, एक सीज़ फायर का या एक परमानेंट जो सॉल्यूशन है इस पूरी जंग का वो निकलता हुआ दिखाई दे, तब तक बाज़ारों का
बाज़ारों में तेज़ी मुझे लगता है कि बड़ी इल्यूसिव टाइप की रहने वाली चलिए है। सर, कुछ जो टारगेट्स है वो हम अपने जो है व्यूवर्स को बता दें कि नोमुरा ने निफ्टी का जो टारगेट है वो 29,300 से घटाकर 24,900 का कर दिया है। सिटी भी पीछे नहीं है, 28,500 से जो टारगेट है उसको 27,000 कर दिया। और मॉर्गन स्टैनली, जैसा कि आपको पता है, ये पहले ही ओवरवेट से जो है उन्होंने डाउनग्रेड कर जो है इक्वल वेट की रेटिंग दी है। सर, इसी कहानी को और जोड़ते हुए फाइनेंशियल फ्रीडम समिट भी था मनी 9 का, उसमें जो है विजय केडिया साहब आए थे, तमाम और भी जो है ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है, वो तो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि निफ्टी 19,000 के आसपास आएगा। विजय केडिया साहब कह रहे हैं कि करंट लेवल से 20 से 25% भी अगर बाजार गिरे तो इसमें मुझे कोई जो है अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई दो राय नहीं होगा। ऐसे मूड माहौल में सर इन्वेस्टर्स क्या करें? बड़े फॉल का इंतजार करें, या कुछ लोग जो है चाह रहे हैं कि जो है बॉटम पर जो है अच्छा पैसा बन जाएगा तो एक्यूमुलेट कर लेते हैं? नहीं, देखिए, इन्वेस्टर्स क्या करें इसकी सलाह मुझे लगता है मैं दूँ उससे अच्छा है कि इन्वेस्टर्स को पूरे हालात पर, देखिए, सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि या तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करें, वो ज़्यादा बेहतर है। और उससे भी बढ़िया ये होता है कि आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह तो लें, लेकिन अपनी नॉलेज को भी उतना पक्का रखें, अपनी जानकारी, अपने विजडम का इस्तेमाल करें, सेक्टर्स को, सिनेरियो को समझने की कोशिश करें, अनसर्टेनिटी को समझने की कोशिश करें कि ये लड़ाई अगर लंबी चलती है तो उसके आउटकम क्या हो सकते हैं। अगर लड़ाई अगले 1 या 1.5 हफ्ते में, क्योंकि लंबा चौड़ा वक्त हो गया, 15-16 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया लड़ाई को चलते चलते, तो अगर अगले 1-2 हफ्ते में लड़ाई ख़त्म हो जाती तो उसके क्या नतीजे हो सकते हैं, भारत के लिए इस पूरे सिनेरियो में क्या है। तो आपको अपनी तरीके से चीज़ों को जज करना और उसको इंटरप्रेट करने की खुद से कोशिश करनी होगी। मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर तरीका। और बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कीजिए। लेकिन अनसर्टेनिटी अभी, जहाँ तक जितना मुझे समझ में आता, अनसर्टेनिटी अभी ये लंबी चलने वाली है। अगले कम से कम कुछ हफ्ते तक मुझे इस बात के आसार नज़र नहीं आते जिस हिसाब से ईरान और अमेरिका लड़े हैं, एक दूसरे के खिलाफ अड़े हुए हैं, कि दोनों देश किसी एक सॉल्यूशन पर हाल फिलहाल में पहुँचे। अंदर खाने कोई बातचीत चल रही हो, उसके जरिए अगर दोनों देश बैक ऑफ कर जाएं, बात अलग है। लेकिन अभी जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से ईरान ने रिटेलिएट किया, उसमें आशंका इस बात की ज़्यादा है कि लड़ाई कुछ लंबे वक्त तक चलने वाली है। विशाल जी सर, आपसे न्यूज़ रूम में भी चर्चा हो रही थी, तो आप इस जो करंट सिनेरियो को जो है आप इसका उदाहरण दे रहे थे कि विशाल देखो, रशिया यूक्रेन वाला मामला जो है उससे जो आप इस चीज़ को जोड़कर आप देख सकते हैं। उस समय भी कहा जा रहा था कि 72 घंटे में जो है हम सारा कुछ निपटा के जो है वापस लौट आएंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। आप कह रहे थे कि आफ्टर कोविड जो है अब वो 4 साल तक वो जो लड़ाई चलती रही। क्या उसी तर्ज पर सर ईरान, इजराइल, अमेरिका वाला वॉर होगा? इसमें देखिए, इस लड़ाई ने अमेरिका और ईरान की, जिसमें इजराइल भी शामिल है, इस लड़ाई ने एक बड़ा सबक दुनिया को दिया है, दुनिया भर की मिलिट्रीज़ और आर्मीज़ को दिया है। सबक ये है कि ठीक 4 साल बाद जब एक दूसरी नई लड़ाई, जब फरवरी में ही शुरू हुई, फरवरी 2022 में लड़ाई शुरू हुई थी रूस और यूक्रेन की, और 2 बड़ी महाशक्तियां हैं, एक अमेरिका और दूसरी रूस। एक लड़ाई रूस ने शुरू की और इस मंशा के साथ शुरू की कि जब हम यूक्रेन में घुसेंगे तो ताबड़तोड़ हम मिसाइलों और हमारी जो ग्राउंड फोर्सेस हैं वो पूरा का पूरा देश को जीतते चले जाएंगे और कीव पर कुछ ही दिनों में कब्जा हो जाएगा और उसके बाद कीव सरेंडर कर देगा। लेकिन पूरा का पूरा गेम पलट गया। रूस को बड़ी भारी नुकसान उठाने पड़े इस जंग में, लाखों सिपाही रूस के हताहत हुए इसमें। ठीक वैसा ही जो दुनिया पूरी मानती थी कि अमेरिका इतना कद्दावर मुल्क है, अगर सैन्य शक्ति के हिसाब से देखें, कि किसी भी देश को वो चुटकियों में या कुछ दिनों में पराजित करने की हैसियत रखता है। और जब अमेरिका ने इसी दंभ के साथ ईरान पे हमला किया तो उन्हें लगा कि बहुत जल्दी ईरान सरेंडर करने वाला, लेकिन ईरान ने जब अपने पत्ते खोले और जब शहीद जो ड्रोन्स और बाकी के जो मिसाइलों से अटैक करना शुरू किया, और जिस तरह से स्ट्रेटजिकली जो मिडिल ईस्ट में जहां यूएस के बेसिस थे और जहां जो इकोनॉमिक हब हैं, दुबई जैसा, अबू धाबी जैसा, उन पे जब अटैक किए तो अमेरिका का पूरा हिसाब किताब गड़बड़ा गया। अब अमेरिका कह रहा है कि साहब जो नेटो है वो साथ आए, जो बाकी के एलाइज हैं वो साथ आए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे को सिक्योर करें।
तो भैया, ये आप चीज़ जब लड़ने जा रहे थे, लड़ने से शुरुआत कर रहे थे, तो उस समय क्यों नहीं आपने पूछा? ये अमेरिका तो को गजब की गलतफहमी, ये रूस जैसी गलतफहमी दरअसल अमेरिका को हुई, और यही बात पूरी दुनिया की समझने के लिए हो जाती है, चीन जैसे मुल्क के लिए भी, कि जब आप सोचते हैं कि मैं इतना बड़ा मुल्क हूँ, इतनी बड़ी ताकत है, और आप किसी छोटे देश से भिड़ते हैं, और अगर वहाँ पे लड़ाई को रिटेलिएट करने की कैपेसिटी या ताकत होती है, तो आपको मुंह की खानी पड़ती है, चाहे आप कितने बड़े हो। तो इसमें अमेरिका की दरअसल एक फजीहत इस पूरे जंग में होती हुई दिखाई विशाल नहीं, ज़्यादा आप एक और बहुत अच्छी बात कह रहे थे न्यूज़ रूम में कि विशाल, आप लड़ाई शुरू को कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है, लेकिन एंड करना आपके हाथ में नहीं है। डेफिनेटली, बिल्कुल। लड़ाई अमेरिका ने शुरू की, और ईरान अब कह रहा है कि ख़त्म हम अपनी मर्जी से करेंगे जैसे हम चाहते हैं। ईरान को भले लॉसेस हो रहे हैं, अयातुल्ला खमेनी जो है वो उनकी मौत हुई, उनकी हत्या हुई जंग के पहले ही दिन, शुरुआत में ही, और तमाम मिलिट्री लीडरशिप भी मारी गई, लेकिन उसके बाद उन्होंने पूरी की पूरी जो IRGC ने जिस तरह से काउंटर ऑफेंसिव किया है, उसने अमेरिका और इजराइल दोनों को जो है वो सख्ते में ला के खड़ा कर दिया विशाल। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के शेयरों में आज जोरदार तेजी देखने को मिली। खबर आई कि कई बड़े निवेशक जो हैं कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने की संभावना जो है वो तलाश रहे हैं। इस खबर के बाद शेयर जो है इंट्राडे में लगभग 5% तक चढ़ गया। अब कौन कौन से जो है निवेश करने वाले लोग हैं, उन पर क्या विचार विमर्श चल रहा है, प्रवीर सर से जो है समझने की कोशिश करते हैं। सर, कौन कौन लोग हैं जो हिस्सेदारी खरीदने की लिस्ट में हैं? नहीं, देखिए, सबसे बड़ा नाम जो है यहाँ पे वो JSW ग्रुप का है विशाल, जो बेहद मायने रखती है ये बात कि JSW ग्रुप जो है वो वोडाफोन आइडिया में जो है वो पैसा लगाना चाहता है। ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि एक नए ग्रुप का टेलीकॉम सेक्टर में, बड़े ग्रुप का, और JSW ग्रुप को अगर आप देखें तो वो स्टील से लेकर अब हाल में ही उन्होंने जो 4 व्हीलर कारों का जो सेगमेंट है वहाँ पे एंट्री की है। MG के साथ ऑलरेडी एक जॉइंट वेंचर में है, और अब अपनी गाड़ी लेकर आने वाले हैं, जिसको उन्होंने टीज़ भी किया है। और अब टेलीकॉम सेक्टर में एक बड़ी, जिसके पास अच्छा खासा पैसा है, ऐसी एक कंपनी की एंट्री यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये पैसा आता है वोडाफोन के लिए तो है ही बड़ी राहत की बात कि जहाँ एक बड़ा ग्रुप आपको साथ मिल रहा है। जियो और एयरटेल के लिए भी एक बड़ी खबर है यहाँ पे, उनके लिए भी, जिनके लिए अब कारोबार में थोड़ी प्रतिस्पर्धा बढ़ने वाली है विशाल जी। इसके अलावा JSW ग्रुप, ST टेलीमीडिया जो सिंगापुर की है, और टेलमैन ग्लोबल होल्डिंग्स जो अमेरिका की कंपनी है, इन तीनों का नाम आ रहा है। लेकिन हालांकि अभी जो कहा जा रहा है कि शुरुआती बातचीत है सर, आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं की गई, अंतिम डील नहीं हुई है। लेकिन सर, ये पैसे का इस्तेमाल जो है, निवेश की जो चर्चा वो क्यों हो रही है, ये भी समझ लेते हैं। देखिए, वोडाफोन आइडिया को जो है नेटवर्क एक्सपेंशन करने और खासकर जो है 5G रोल आउट करने के लिए बड़ी रकम की ज़रूरत थी, इसलिए जो है स्ट्रैटेजिक निवेशक को जो है खोजा जा रहा है, जो करीब कहा जा रहा है कि 45,000 करोड़ से लगभग जो है 60,000 करोड़ तक के आसपास को पैसा मिल सकता है। तो ये भी आप देखिए, रकम को भी देखिए। वोडाफोन आइडिया खुद सोच रही थी कि किसी तरह से मैं 25,000 करोड़ रुपए की पूंजी बैंकों से जुटा लूँ, ताकि उसके जरिए 5G और बाकी जो नेटवर्क एक्सपेंशन है या डे टू डे के ऑपरेशन जो हैं चलाना, वो आसान हो पाए। लेकिन अगर 45,000 से 60,000 करोड़ की रकम आती है, तो कंपनी के लिए अगले कुछ वर्षों के लिए, यानी एक लॉन्ग टर्म प्लान के लिए ये एक बड़ी कहानी यहाँ पे कंपनी के लिए हो सकती है, अपने रिवाइवल के लिए और ख़ुद को टर्न अराउंड करने के लिए विशाल जी। तो सर, सरकार की भी भूमिका पर भी चर्चा कर लें क्या, क्योंकि सरकार के पास भी 49% के आसपास की हिस्सेदारी है, उस पर क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी अगर हम नहीं, हो सकता है सरकार अपना, क्योंकि पहले जो खबरें आई थी कुछ, उसमें ये कहा गया था कि सरकार खुद एक एक्सटर्नल इन्वेस्टर को चाहती है कि वो कंपनी में आए। हो सकता है सरकार इस स्टेक सेल में अपना कुछ स्टेक बेचे, इससे सरकार को भी इस पूरी डील में खुद को थोड़ा हिस्सा निकालने की में मदद मिलेगी, कुछ जो स्टेक है उसको मोनेटाइज करने में मदद मिलेगी। तो ये गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि वोडाफोन आइडिया के लिए ये लगातार आने वाली एक दूसरी बड़ी अच्छी खबर है जी। जब एक जो AGR ड्यूज पे एक जो राहत आई, जिसमें ये भी कहा गया कि तकरीबन 27,000 करोड़ रुपए की वोडाफोन आइडिया को ये राहत हो सकती है। जो सरकार का जो एक्सपर्ट पैनल है, जो आकलन कर रहा है, अपना रिकैलकुलेशन करके, वो कह रहा है कि इसमें कटौती जो है,
जो आपका 87,695 करोड़ रुपए की फिक्स किया है AGR ड्यूज़, उसमें 27,000 करोड़ रुपए के ड्यूज़ जो है वो कट हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 60,000 लगभग के 60,000 करोड़ रुपए के आसपास वोडाफोन आइडिया को चुकाने पड़ेंगे। तो 27,000 करोड़ रुपए यहाँ कट हो रहे हैं, और आपको अगर 45,000 करोड़ रुपए भी मिलते हैं तो वोडाफोन आइडिया के लिए कम से कम एक बड़ी खबर होगी। जो जो कंज्यूमर्स छोड़ के जा रहे हैं कंपनी, उनको वापस लाने, 5G को मजबूत करने जैसे जो बड़े काम हैं उनको करने में मदद मिलेगी। जी। सर, मेरा एक सवाल है कि जो स्ट्रैटेजिक ओनरशिप खोज रही है कंपनी, ये इसलिए भी खोज रही है कि जब सरकार की तरफ से जब कहा गया कि देखो भैया हमने तो बहुत मदद कर दी, भर भर कर मदद कर दी, अब भाई तुम भी तो कुछ अपना स्टेप लो, तुम भी तो खुद से अपनी अब कंपनी चलाने की कोशिश करो, आगे का लुकिंग फॉरवर्ड जो है तुम अपना स्ट्रैटेजी बनाओ। तुम कह भी रहे थे कि फाइनेंशियल ईयर 26 से हम चला नहीं पाएंगे, अब इतनी मदद की है तो आगे का जो है थोड़ा सा CEO साहब भी बदले थे सर, तो तमाम क्या इसी सब मुद्दे को देखकर देखा जाए कि स्ट्रैटेजिक ओनरशिप खोजना हो या हिस्सेदारी खरीदने की बात करना हो? नहीं, बिल्कुल ये तो है ही, और कंपनी को अल्टीमेटली पैसे की ज़रूरत तो थी। अपना जिस हिसाब से कामकाज, और जो टेलीकॉम सेक्टर जिस तरह का कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, वहाँ पूंजी की तो ज़रूरत वोडाफोन आइडिया को थी, और उसमें अगर एक एक्सटर्नल इन्वेस्टर या स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर कंपनी को मिल जाता है, भले सरकार अपना कुछ स्टेक पेयर करे, वो अल्टीमेटली पैसा फिर कंपनी की ग्रोथ में काम आएगा। तो ये एक बड़ा स्टेप है दो लिहाज से। एक तो वोडाफोन आइडिया के टर्न अराउंड के लिए बड़ा स्टेप है, दूसरा टेलीकॉम सेक्टर में एक बड़ा दिग्गज ग्रुप भी यहाँ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नया नाम सज्जन जिंदल की अगुवाई में वो दिखाई दे रहा है, और मुझे लगता है कि जो टेलीकॉम जो स्पेस है वहाँ पे अब एक जो कंपटीशन है वो इंटेंसिफाई होता हुआ विशाल दिखाई दे। एक लास्ट सवाल सर, JSW की आपने बात छेड़ दी, जिंदल ब्रदर्स की आपने बात कर रहे हैं, तो सर वो MG ऑटो सेक्टर में घुस रहे हैं, अब टेलीकॉम सेक्टर में, तो इनके लिए बड़ा अच्छा है कि ये तो अपना भाई स्टील और उससे भी बढ़कर जो है अब ऑटो में आ गए, अब टेलीकॉम में आ गए, तो ये अपना पूरा जो है हाँ, लेकिन बहुत एग्रेसिव जो स्ट्रेटजी दिखाई देती है यहाँ JSW ग्रुप की, कि आप तेज़ी से एक के बाद एक नए बिजनेसेस में वेंचर कर रहे हैं, और टेलीकॉम का जो सेक्टर है वो आसान भी नहीं है विशाल। हम देख रहे हैं कि MTNL को, जो सरकारी रन कंपनी है, और BSNL को, उनको अपने धंधे को चलाने में, जबकि सरकार की इतनी मोटी पूंजी है, हज़ारों करोड़ सरकार हर साल लगाती है BSNL में, उसके बावजूद चलाने में मुश्किल है। और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि वो आपका एयरटेल और आपका जियो दोनों की एक तरह से कहें तो ड्यूओपोली इस सेक्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो वहाँ पे अपने पैर पसारना, वहाँ पे नए जो कस्टमर एक्विजिशन करना, इसके लिए पूरा प्लान बनाना, ये आसान भी नहीं है इस देश में। टेलीकॉम सेक्टर जो है वो प्राइस वॉर का भी शिकार रहा है लंबे वक्त तक, अभी थोड़ा बाहर निकला है, लेकिन अभी भी अगर आप जो टैरिफ हाइक करते हैं तो तुरंत उसका इम्पैक्ट आपके कंज्यूमर की चर्निंग में दिखाई देने लगता है। और यही वजह रही कि आप समझिए कि पिछले साल से खबरें चल रही हैं कि लास्ट ईयर के आखिर में टैरिफ बढ़ेंगे, फिर ये आया कि इस साल मार्च तक टैरिफ बढ़ेंगे, और वो अभी तक टेलीकॉम कंपनियां टैरिफ बढ़ाने की हैसियत में आ नहीं पाई हैं विशाल। चलिए सर, तो प्रवीण सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंटर में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, और देखते रहिए मनी 9।